नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि शिंदे ठाकरे विवाद पर आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे सरकार का भविष्य आज तय होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज उद्धव ठाकरे गुट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कई याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। पिछले साल शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके भाजपा के सहयोग से सरकार बना ली थी। आपको याद होगा, राज्यपाल ने उनकी सरकार को मान्यता देकर शपथ भी दिलाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसे संविधान पीठ में ट्रांसफर किया गया। पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा इसमें शामिल हैं। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि आज का फैसला किस तरीके से बेहद अहम हो जाता है। लगभग 9 महीने से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। आज बहुत बड़ा दिन महाराष्ट्र सरकार के लिए भी है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शिंदे और ठाकरे विवाद पर आज बड़ा फैसला आएगा। इसी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस बाबत फैसला सुनाएगी। इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई पूरी हो गई थी 16 मई के दिन और आज इस पर फैसला आना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे सरकार का भविष्य आज तय होगा। चलिए अब आपको बताएंगे कि क्या मामला है ये। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई। बागी विधायकों ने ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें 16 विधायक थे और विधायक दल की बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे। बागियों को नोटिस भी जारी किया गया था। अयोग्यता की कार्रवाई भी शुरू हुई। बागियों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पत्र भेजा, जिसे खारिज किया गया। प्रॉपर चैनल के माध्यम से प्रस्ताव नहीं भेजने के बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 जजों की पीठ ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर बड़ा बयान आया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। खतरे में है शिंदे सरकार। संजय राउत का बयान एक बड़ा बयान है। स्पीकर पर फैसला छोड़ना है तो नए स्पीकर ना लें। मौजूदा स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। संजय राउत ने यह बात भी कह दी है, न्याय खरीदने वाले लोग सरकार में हैं। तो संजय राउत ने अब बड़ा सवाल उठाया है, बड़ी बात कही है। कहा है कि जो निर्णय लिया था, जो 16 विधायक थे उनके पत्र डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के चेयर पर मिस्टर झिरवल बैठे थे, उसने डिस्क्वालीफाई किया है। तो अगर ये फिर एक बार विधानसभा अध्यक्ष के पास निर्णय जाना है तो झिरवल के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूँगा अगर 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत का बयान भी सामने आ गया। इससे पहले भी आपको बता दें कि संजय राउत इस पूरे मसले पर लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। मुखपत्र सामना पर भी कई बार इस बाबत विचार भी साझा किए गए हैं। मौजूदा अब आपको बता दें कि ये जो स्पीकर है उस पर भी संजय राउत ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं और ये भी कहा गया है जो इस वक्त जिन पर मुकदमा चल रहा है 16 जो विधायक है उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त सीएम भी उसमें आते हैं। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, आज बड़ा फैसला आना है और इस बीच आपको ये भी बता दें कि ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि फैसले की घड़ी क्यों बड़ी हो जाती है। जून 2012 में शिवसेना में बगावत हुई थी, ये आपको याद होगा किस तरीके से पूरी महाराष्ट्र में उथल पुथल हो गई थी। बागी विधायकों ने ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे
और इसी को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हुई। 16 बागी विधायक दल की बैठक में ये शामिल नहीं हुए थे। बागियों को नोटिस भी जारी किया गया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए उस वक्त उद्धव सरकार को गिराने की पूरी साजिश थी। अयोग्यता की कार्रवाई पर फिर पूरी कार्रवाई को शुरू किया गया। अयोग्य ठहराया गया, मामला जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बागियों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये पत्र भेजा था। तो फैसले की घड़ी इसलिए मुख्य हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे फिलहाल खारिज किया गया। आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक के जरिए हम उस पूरे मामला को समझा रहे हैं कि प्रॉपर चैनल के माध्यम से प्रस्ताव नहीं भेजने की बात यहाँ पर कही गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि बागी जो विधायक हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। उसके बाद क्या होता है, 3 जजों को जो पीठ है उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा था। सुनवाई बहुत लंबी चली, 9 महीने सुनवाई चली थी। शिंदे गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया था। ये आपको याद होगा किस तरीके से उनको बचाया गया। विधायकों ने जान और संपत्ति का गंभीर खतरा भी इस बाबत कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर लगाया था। तो बागी विधायकों ने राज्यपाल से संपर्क किया था, संपर्क साधा था। ये आपको याद होगा पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से। राज्यपाल ने तत्कालीन सीएम से विश्वास मत हासिल करने की बात तब कही थी। इसके अलावा उद्धव ने विश्वास मत से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था, और जिससे उद्धव सरकार गिरी थी। राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए ठाकरे गुट ने आपको बता दें कहीं ना कहीं आरोप लगाया था। तो जून 2022 में पूरी बगावत का जो स्वर था वो इस वक्त स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई दिया था। लंबी सुनवाई चली। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार लगातार जी जान से जुटे हुए हैं। आपको याद होगा उड़ीसा का दौरा किया था, इसके बाद किस तरीके से नवीन पटनायक से मुलाकात हुई थी। अब महाराष्ट्र का वो आज रुख कर रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। विपक्षी दलों को एकजुट करने को लेकर विचार मंथन किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं 2024 चूंकि नजदीक है और तमाम विपक्षी दलों को एक साथ यहां पर करने की मुहिम में इस वक्त नीतीश कुमार जी जान से जुटे हुए हैं। तो महाराष्ट्र का दिन आज के लिए बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज बहुत बड़ा फैसला आना है। सरकार टिकेगी नहीं टिकेगी इस बाबत फैसला आएगा। चूंकि 9 महीने से लंबी सुनवाई चल रही थी, इस सुनवाई पर आज क्या कुछ होगा, किस तरीके से आगे सरकार चलेगी। हालांकि संजय राउत जो है लगातार कटाक्ष जरूर कर रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम का रुख करते हैं। शुभम, देखिए आज क्या बहुत बड़ी 2 खबरें। एक तो नीतीश कुमार जो है मिलने आ रहे हैं, ठीक है, साफ तौर पर शरद पवार से। इसके अलावा ये जो सबसे बड़ी खबर है आज वो ये कि महाराष्ट्र में सरकार चल पाएगी नहीं चल पाएगी। हालांकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, इसके बाद भी अस्थिर सरकार नजर आ रही है। क्या इस वक्त आपको नजर आ पा रहा है शुभम? बिल्कुल, देखिए धड़कनें तेज हो चुकी हैं और खास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ 15 वो विधायक जो उस वक्त 20 जून की रात को मुंबई से भागकर सूरत गए थे। उसके बाद 22 जून को उस वक्त की उद्धव गुट के ठाकरे की ओर से एक विप जारी किया गया था। सुनील प्रभु उस वक्त विप प्रमुख थे, उन्होंने विप जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर शाम तक मुख्यमंत्री तब उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, उनके मीटिंग में ये लोग नहीं आया तो इन्हें हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, यानी हम इन्हें पार्टी से निष्कासित कर देंगे। उसके बाद भी कुछ विधायकों का संख्या लगातार बढ़ती गई। 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे शपथ लेते हैं, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और तकरीबन अब जो है तकरीबन 11 महीने जब ये सरकार चल चुकी है, तो ऐसे वक्त पर यह फैसला आ रहा है जब सरकार अपना 1 साल पूरा अगले महीने में करने जा रही है। यहाँ पर धड़कनें तेज हो चुकी है और कहीं न कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ 15 विधायकों के पॉलिटिकल करियर पे भी आज पूरी तरह से निगाहें टिकी हुई कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला किस तरह से सुनाता है। यहाँ पर देखिए लगातार अगर शिंदे सरकार या माफ कीजिए एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसमें सिर्फ देखिए सरकार पर आंच आ जाएगी, बल्कि यहाँ पर टेक्निकल चीजें की अगर बात करें तो उद्धव गुट वो पूरी तरह से तैयार है। जो 24 अन्य विधायक है जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उन्हें भी डिस्क्वालीफाई करने की बात जो है या पुनर्विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट में दायर टेक्निकली हम समझने की कोशिश भी करते हैं शुभम कि 16 विधायकों में कहीं ना कहीं सीएम भी एकनाथ शिंदे भी शामिल है। यदि ऐसा होता है तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब यदि टेक्निकल इशू को समझे, इससे पहले यदि वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सरकार बच पाएगी? क्या कुछ और कानूनी दावपेच को समझे तो हम जानकार क्या बताते हैं इस बारे में? देखिए यहाँ पर अगर टेक्निकल चीजें की बात करें तो अगर एकनाथ शिंदे के साथ 15 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है
तो उसके बाद जो विधायक 24 बचे हैं उनके खिलाफ अगर उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, अगर उन पर सुनवाई होती है जल्दी, तो कहीं न कहीं सरकार जो बची है इस वक्त शिंदे गुट और बीजेपी की, वो सरकार चल सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 145 है, 44 है, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 144 आपके पास विधायक होने चाहिए तभी आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर 24 विधायकों के ऊपर इसके बाद वो किस तरफ जाते हैं, क्या वो उद्धव गुट की तरफ वापस आ सकते हैं, ऐसे भी अटकलें लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद बीजेपी को कहीं न कहीं कुछ और विधायकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 40 से आसपास विधायकों की जरूरत पड़ेगी सरकार में रहने के लिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये सब कुछ तय करेगा कि ये जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास फैसला दिया जाता है कि भाई उनके पास भी पावर है, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करती है। इस बीच ये भी देखिए, इस बीच ये भी हम समझ लें कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए सरकार बीजेपी बनाने की कोशिश भी करती है और ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो क्या शिंदे गुट का समर्थन उनको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये भी कश्मकश की स्थिति नजर आती है। बिल्कुल, देखिए कश्मकश की स्थिति और असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। शिंदे गुट के नाम से जाना जाता है। खुद एकनाथ शिंदे जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आयोग हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके साथ जो अन्य और 24 विधायक जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर जब वो सरकार बनाने जा रहे थे, उस वक्त जो उनके साथ आए थे, उनके मन भी एक असंतोष और भावना उत्पन्न हो सकती है कि कहीं वो भी डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। इसी वजह से पाला बदलने की तैयारी भी हो सकती है, या उद्धव ठाकरे के पास वापस से आ सकते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप हमें पार्टी वापस दीजिए। ऐसे में सरकार गिरने की जो चांसेस थे वो लगभग तय माने जा रहे। खुद संजय राउत से पहले कह रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो गिर सकता है, इससे सरकार पूरी तरह से गिर जाए, क्योंकि हम तुरंत ही 24 विधायकों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका लगाएंगे कि इन्हें भी डिस्क्वालीफाई कीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। उस वक्त शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना ने व्हिप जारी किया था वो नहीं माने थे। हालांकि पार्टी का नाम और जो चुनाव चिन्ह है वो भले एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन वो मैटर अलग है, वो मामला अलग है। तो ऐसे में यहाँ पर जो टेक्निकल चीजें ये है कि अगर 144 विधायक बीजेपी के पास नहीं रहते हैं, शिंदे और बीजेपी को मिला, तो सरकार का गिरना लगभग तय है, या फिर राष्ट्रपति चुनाव जो है वो आदेश जारी करके चुनाव की घोषणा की जा सकती है, या फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो सकता है और जो पॉलिटिकल पार्टी है या महाविकास आघाड़ी अपने साथ जो है अगर वहां पर पारित होती तो सरकार नहीं बन सकती, या चुनाव होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। अच्छा, संजय राउत का बहुत बयानबाजी सामने आ रही है। संजय राउत कह रहे हैं देखिए स्पीकर पे ही सवाल खड़े कर देते हैं वो कि स्पीकर ही मिला जुला है, यदि ऐसा होता है तो सरकार गिरना निश्चित है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए उद्धव गुट जो है इस वक्त बहुत निश्चिंत है कि सरकार तो भाई गिर जाएगी इस फैसले के बाद में, यदि इनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो। बिल्कुल, जाहिर तौर पे अगर एकनाथ शिंदे के साथ 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते तो कहने की सरकार पर तलवार लटकती इस हाथ को दिखाई देगी। तब बीजेपी को यहाँ पर उन 24 विधायक है उन्हें रोकना होगा और उसमें से किसी एक नेता प्रतिपक्ष को चुनना होगा, नेता जो प्रमुख दल का नेता उसे चुनना होगा और वही अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसे भी यहाँ लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, कहीं न कहीं असंतोष की स्थिति होगी, उथल पुथल मच सकती है अगर शिंदे गुट के खिलाफ फैसला आता है। यहाँ पर संजय राउत सीधे तौर पर खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि फैसला उनके हक नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त व्हिप जारी किया था, उस वक्त शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। तो ऐसे में पार्टी के नियमों का उल्लंघन करना ये कहने कहीं शिंदे गुट को उस वक्त भारी पड़ सकता है। हालांकि बाद में जो चीजें हुई, पार्टी का नाम और कमान उनको भले मिल गया है, लेकिन उस वक्त जो चीजें हुई थी उसी को लेकर ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। यहाँ पर देखिए, अगर कोई विधायक दल बदलता नहीं है या किसी पार्टी से बीजेपी को समर्थन नहीं देता है तो कहीं न कहीं सरकार जो है गिरती लगभग तय मानी जा रही है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अगर जो स्पीकर है उस वक्त स्पीकर जो है राहुल नरहरी थे, माफ कीजिए, इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर है राहुल नार्वेकर जो बीजेपी के हैं, वो इस वक्त यूके चले गए हैं, लंदन दौरे पर है। और उस वक्त जब ये सरकार गिरी थी, जून 2022 की बात करें, जब ये सरकार गिरी थी, जब शिंदे एक साथ अपने साथ विधायकों को लेकर सूरत चले गए थे, उस वक्त विधानसभा का स्पीकर उपाध्यक्ष थे, तो स्पीकर कोई नहीं था क्योंकि नाना पटोले इस वक्त स्पीकर हुआ करते, इस्तीफा पहले से दे चुके थे। तो उस वक्त नरहरी ने उन्हें पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया था, शिंदे के साथ 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि आप सीएम नहीं। लेकिन इसके बाद भी जब ये पार्टी पे पूरी तरह से कब्जा होने लगा शिंदे गुट की तरफ से, तब उन्होंने इस कोर्ट को आदेश को चैलेंज किया कि अब पार्टी हमारी हो चुकी, क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत हमारे पास है, तो ऐसे में आप कौन हो सकते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ये मामला जो है अब अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुनाता है तो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, स्पीकर उपाध्यक्ष है, उनके पास ये जा सकता है या स्पीकर के पास जा सकता है। वो डिसाइड करेंगे कि आखिर ये शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें हो जाए, क्योंकि पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे इस वक्त टिकी हुई है। न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बल्कि तमाम देश के छोटे बड़े जो दल हैं वो आज इस फैसले को सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन हम कह सकते हैं शुभम, क्योंकि एक चीज अब देखिए,
बयानबाजी का दौर तो लगातार चल ही रहा था। संजय सिंह को आपने सुना, अभी भी वो कह रहे थे, इससे पहले भी सामने उन्होंने लेख जाहिर किया था और लेख के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी बात रखी थी। यहाँ पर जो एनसीपी का वरिष्ठ नेता है छगन सिंह भुजबल, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं लेकिन सरकार गिरे ये जरूरी नहीं है। इसे हम कैसे समझें? देखिए 144 विधायकों का समर्थन होना चाहिए अगर आपको महाराष्ट्र में सरकार चलानी है। 288 सीटें विधानसभा में, अगर ये 16 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो भी शिंदे गुट के पास 24 विधायक जो हैं वो बच सकते हैं। अगर 24 बीजेपी के साथ आते हैं 104, तो भी आपके पास 140 का आंकड़ा आता है, फिर भी 4 विधायकों की आपकी जरूरत होगी। तो जो अन्य दल, छोटे मोटे दल है, उनको भी साथ में लेकर आ सकते हैं तो सरकार बचाई जा सकती है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन वो 24 विधायकों के अंदर भी एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर शिंदे गुट के खिलाफ फैसला आता है या एकनाथ शिंदे या उनके साथ जो 16 विधायक बर्खास्त हो जाते हैं तो उनके मन में असंतोष आ सकता है कि कहीं शिवसेना उद्धव गुट की ओर से एक याचिका जो वह वो दायर कर दी गई तो उनके ऊपर भी, उनकी विधायिका के ऊपर भी तलवार लटक सकती है। ऐसे में ये जो एनसीपी नेता छगन भुजबल यही कर रहे हैं कि 144 विधायक अगर बीजेपी और शिंदे गुट को मिलाकर है तो सरकार बचाई जा सकती है। लेकिन अगर याचिका डाली गई, अगर उस पर सुनवाई होगी तो सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 24 विधायक बच सकते हैं और 24 में से कितने शिंदे के साथ रहेंगे, एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक 24 जो रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताया। क्योंकि इनमें से कुछ विधायक जो है वो उद्धव गुट की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि लगातार दावा किया जा रहा था उद्धव गुट की ओर से कि शिंदे गुट के आधे विधायक उनके संपर्क में, उन्हें जबरदस्ती उस वक्त बुलाया गया था सरकार में मंत्री बनाने का लालच देके, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया, इस वजह से वो नाराज चल रहे। ये टेक्निकल चीजें हैं जो समझने की हमें समझनी होगी अपने दर्शकों कि 144 अगर विधायक आते हैं तो ठीक है, सरकार बच जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बदल जाता है। किसी एक व्यक्ति को दल का नेता चुना जाएगा और उसी मुख्यमंत्री घोषणा जो है वो शपथ लेगा। जी और शुभम, हम ये देख भी पा रहे हैं जैसे कि अब नजर जो रखें वो 16 पे भी होगी, वो 24 पर भी होगी जो बचे हुए हैं। चलिए, बहुत कम समय रह गया है जब इस पूरे मसले पर फैसला आने वाला है। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और इस बीच आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां याचिका पर आज फैसला होना है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। 5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाएगी। 18 जनवरी को बेंच अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। इस मसले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ये सुना है। इस साल 18 जनवरी को बेंच सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इधर दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कह चुकी है कि भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता रहेगी। दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि 18 जनवरी को बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला होगा। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला कई मायनों में अहम हो जाता है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाएगा। तो 5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाने जा रही है। 18 जनवरी को इस पूरे मसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अधिकारियों का ट्रांसफर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पोस्टिंग को लेकर ये पूरी बात कही गई थी। तो फिलहाल वक्त बहुत कम रह गया है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस बाबत अपना निर्णय देगा। 5 जजों की संविधान पीठ इस बाबत फैसला सुनाएगी। तो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर फैसला आज आना है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज फैसले की घड़ी है। तो 18 जनवरी को बेंच ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। चलिए रुख करते हैं निकाय चुनाव का, जहां यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के मऊ में फर्जी मतदान की सूचना मिली है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, इस वक्त निकाय चुनाव से जुड़ी हुई मऊ में मतदान चल रहा है, लेकिन फर्जी मतदान की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है जिसमें
अहम फैसला लिया गया है। मऊ में फर्जी मतदान हुआ है, तो फर्जी मतदान हुआ है, इसको लेकर पुलिस ने तमाम आरोपियों को हिरासत में लिया है। आज दूसरे चरण का मतदान है, अंतिम चरण का मतदान, निकाय चुनाव। और इसी के साथ साथ आपको लगातार बता रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ 9 मंडल 38 जिलों में मतदान आज किए जा रहे हैं। तो नगर के नायक के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। ये देखिए तस्वीर, देखिए मऊ में, जहां पर इस व्यक्ति के द्वारा फर्जी वोटिंग की जा रही थी, जिसे पुलिस ने सख्ती से गिरफ्तार किया। तमाम लोगों को पुलिस इस वक्त गिरफ्तार करके ली जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस ने पहले ही एहतियात दे दी थी कि किसी तरह की कोई फर्जी जो वोटिंग है उसको यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सख्त यहां पर पुलिस नजर आ रही थी। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। यूपी के 38 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। इसी बीच मेरठ में बीजेपी के कद्दावर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देश के कद्दावर नेता और साथ ही साथ बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त न्यूज इंडिया के साथ मौजूद है और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी के वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, आज की मौजूदा स्थिति को कैसे देख रहे हैं? आपने अभी भी वोट डाला है। नहीं, निश्चित तौर पर पहले तो मैं इतना संशोधन कर दूं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और किसी जाति का नेता नहीं हूं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर काम करती है, इसलिए। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो भाजपा के लिए ये सीट कितनी अहम, क्योंकि बीएसपी ने पिछली बार कड़ी टक्कर दी थी। नहीं, अब हम ये दिखाएंगे कि बीएसपी का मेयर था जो आज समाजवादी पार्टी में है, उसने क्या काम किया था 5 साल में, और इस 5 साल में हम काम दिखाएंगे। जनता को अंतर पता चल जाएगा और अगले किसी चुनाव में फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भाजपा के खिलाफ चुनाव भी लड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के ही मेरठ के रहने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त न्यूज इंडिया से बात कर रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है वो सिर्फ जो है बीजेपी के कद्दावर नेता ही नहीं है, बल्कि एक बीजेपी के ब्राह्मण नेता के रूप में भी उनको जाना जाता है। और उनके ऊपर आपको बताने कि 2014 लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जितवाने में उनका रोल रहा था। तो फिलहाल डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपनी जीत का दावा करते हुए और साथ ही साथ ये कहते हुए कि इस बार जीतकर हम दिखा देंगे कि जो काम अभी तक नहीं हुआ है, तो अब विकास की राह में मेरठ को आगे हम बढ़ाना सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज इंडिया, मेरठ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला, जहां अयोध्या मुद्दे के मुस्लिम पक्ष के मुद्दई हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी भी मतदान करने पहुंचे थे। उनसे न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि लोगों ने इस बार विकास के नाम पर वोट देने का मन बना लिया है। अयोध्या नगर निगम के लिए मतदान जारी है और हमारे साथ हैं इकबाल अंसारी साहब, जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी साहब के बेटे हैं। इकबाल साहब, क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है? अयोध्या में कोई बदलाव हो रहा है या क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? देखिए, इस वक्त जो है मतदान जो है वो बिल्कुल गुप्त है और लोग विकास की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लोग विकास चाहते हैं, लेकिन जो है मतदान विकास के नाम पे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये सुनने में आ रहा है कि जो तोड़फोड़ हुई है इससे बहुत नाराजगी है अयोध्या के लोगों में, तो कुछ उलटफेर भी हो सकता है। देखिए, नहीं, ऐसा तो नहीं है, उलटफेर नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि रोड चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि विकास रोड का हो रहा है, ना कि किसी जो है और चीज़ का विकास हो रहा है। क्योंकि रोड का विकास हर आदमी चाह रहा है, हम भी चाहते हैं और अयोध्यावासी भी चाहते हैं कि रोड इतनी कंजेस्टेड है कि हनुमानगढ़ी से लेकर के और नयघाट तक जाने का रास्ता 1 किलोमीटर का है, लेकिन घंटों लग जाता है। इसलिए लोग विकास चाहते हैं, वोट विकास के नाम पे हो रहा है। आप वोट देकर के आए, क्या अपील करेंगे? बाकी लोग भी निकले घरों से, क्योंकि वोट थोड़ा धीमा पड़ रहा है। नहीं, धीमा तो नहीं पड़ रहा है, जो है वोट पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है लोग अपने जो है काम धंधे के में लगे हुए हैं, वोट देने सब आएंगे, क्योंकि यहाँ भी 60-70% वोट पड़ेगा। जो इंतजाम किए हैं प्रशासन ने या इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग ने, किस तरह के इंतजाम है? पीने का पानी, गर्मी बहुत हो रही है,
वो सारे इंतजाम आपको सही लगे? ये पानी की व्यवस्था तो यहाँ है नहीं, लेकिन और तो इंतजाम बिल्कुल अच्छा है। प्रशासन बिल्कुल जो है मुस्तैद खड़ा हुआ है और देख रेख भी कर रहा है। कहीं कोई घटनाएं नहीं है, कहीं कोई फालतू बात नहीं है। इसकी तो हम गारंटी लेते हैं कि प्रशासन जो है वोट के मामले में जो वोट देने आ रहे हैं और सुरक्षित आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान से दे रहे हैं। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, अयोध्या। तो यूपी निकाय चुनाव में पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे।